नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना 12th बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है आज से। सेकंड चैप्टर का अपना नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद, उसकी संरचना एवं उसका विकास। ओके, इस पे अपना पहला टॉपिक है वो है नर युग्मकोद्भिद। इसमें आता है पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी। यहाँ वर्ड समझना, लघु बीजाणुधानी। तो यहाँ स्पष्ट होगा कि लघु बीजाणु जो होगा वो तो होगा नर युग्मक, और जो गुरु बीजाणु ठीक है होगा वो होगा मादा युग्मक। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि नर युग्मकोद्भिद में किसका निर्माण होगा, परागकण का निर्माण होगा। तो परागकण जो है वो लघु बीजाणु की भांति कार्य करेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि लघु बीजाणु जो है वो बनता कैसे है। तो इसके लिए वर्ड आता है अपने पास लघु बीजाणु पर्ण। क्या बोल रहा है इसमें, आवर्त बीजी पादपों में नर जननांग पुंकेसर होता है, जिसे क्या कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। हम इस बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुंकेसर के दो भाग होते हैं, क्या, पूतंतु और परागकोश। अपने देखो यहाँ पर पुंकेसर के कितने भाग किए हैं, दो भाग किए। एक तो पूतंतु होता है, दूसरा क्या होता है, परागकोश होता है। पूतंतु क्या करता है, उसे पुष्प के साथ जोड़ के रखता है, और परागकोश क्या करता है, कुछ कोशिकाओं के निर्माण के द्वारा परागकण का निर्माण करता है। तो अपन ने लिखा है यहाँ पर कि प्रत्येक परागकोश में 4 पराग पाली होती है। क्या होती है, 4 पराग पाली। यानी पराग पालियां अगर देखा जाए तो वास्तव देखा जाए तो कितनी, 4। लेकिन परागकोश के जो पराग पिंड है या कह सकते हैं परागपुट जो है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। देख लेते हैं कैसे, हम डायग्राम देख लेते हैं। उसमें हमें ये पुंकेसर नजर आ रहा है, इस पुंकेसर में ये पूतंतु है, ये क्या है, परागकोश है। अब इस परागकोश के में यानी इसकी संरचना को अपने अगर इसका इस प्रकार का काट दिया जाए, यानी इसको अनुप्रस्थ काट दिया जाए, तो इसकी संरचना इस प्रकार से नजर आएगी। इसके बीच वाले भाग को, इस भाग को क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। ठीक है, यानी ये भाग क्या है, ये भाग योजी है। जो 2 परागपुट समझना कि जैसे ये एक और ये एक और, तो यहाँ कुल कितने हो गए, 1 2 3 4। तो कुल कितने हो गए, परागकोश 4 हो गए। तो परागकोश यानी वैसे देखा जाए तो द्विपालित होता है। परागकोश क्या होता है, द्विपालित होता है, लेकिन उसमें परागकोश कितने होते हैं, परागकोश 4 होते हैं, जिसको हम परागपुट के नाम से भी जानते हैं। तो अपन ने यहाँ पर लिखा है, देखो अपने चार्ट के रूप में बताया इसको ध्यान रखना कि पुंकेसर की कितनी हिस्से हुए, पूतंतु और परागकोश। परागकोश में कितनी पालियां, 4 पालियां। ओके, प्रत्येक पाली में जो प्रपशु कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं, प्रपशु कोशिकाएं हैं, वो क्या करती है, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। किसके द्वारा, माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली कोशिका का नाम है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी कोशिका का नाम है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बात समझना कि अब दोनों का काम क्या होता है, अलग अलग प्रकार का काम होता है। जैसे देखो, प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करेगी, परागकोश भित्ति का निर्माण करेगी, जिसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। वो अपन आगे परागकोश भित्ति में यहाँ पर से पढ़ेंगे। लेकिन जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे अपन पोलन मदर सेल पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी के नाम से जान सकते हैं। तो ये 2 नाम याद रखना। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का अंग्रेजी नाम होता है पोलर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो पीएमसी या एमएमसी के नाम से जानी जाती है। जो बाद में क्या बनेगी, जो बाद में बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करेगी। यानी बीजाणुजन कोशिका है वो बाद में क्या बना देगी, वो परागकण का निर्माण करेगी। तो ये तो है इसको बाहर से प्रोटेक्ट करने का। तो बात समझना कि परागकोश भित्ति, तुम ये समझ लो कि ये परागकोश है, तो यहां से लेकर यहां तक, यानी बाहर से लेकर अंदर तक, ठीक है, जो परागकोश भित्ति है वो 4 पैटर्न में परिवर्तित होती है, 4 परतों में परिवर्तित होती है। ये परतें क्या करती है, अंदर वाली परतों की सुरक्षा और अंदर वाली परतों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो देख लेते हैं अपन, अंदर वाली परत कौन सी है, जो अंदर वाली लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए ये 4 परतें इसके ऊपर से आती है। देख लेते हैं अपन एक ही करके। परागकोश भित्ति, तो ध्यान रखना पहले तो कि प्राथमिक भित्ति कोशिका किसका निर्माण करती है, परागकोश भित्ति का निर्माण करती है। परागकोश भित्ति बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य परत
मध्य परतें, ध्यान रखना यहाँ पर, यहाँ लिखा अपने मध्य परतें और टेपिटम या पोषुतक में विभाजित होती है। तो कितनी परतें हो गई? 4 परतें हो गई। अपन उसको डायग्राम में पहले देख लेते हैं, इसका विवरण अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, ध्यान देना, सबसे बाहर वाली परत का नाम क्या है? बाह्य त्वचा। ठीक है, बाह्य त्वचा के नीचे, बाह्य त्वचा एकल स्तर है, फिर उसके नीचे अंतःस्थिशियम भी एकल स्तर, उसके बाद में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको दर्शाया यहाँ पर 1 2 3 परतें होती है, जिसको क्या कहते हैं? मध्य परतें कहते हैं। मध्य परत के अंदर टेपिटम या पोषुतक होता है और उसके बाद में क्या आ जाएगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि अपन ने यहाँ पर इसको 2 भागों में विभाजित किया है। प्राथमिक भित्ति कोशिका से 4 परतें बनेगी, बीजाणुजन कोशिका, इन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी। ओके, तो अब हम एक एक करके परागकोश भित्ति का विवरण देख लेते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आता है बाह्य त्वचा। यह परागकोश भित्ति का सबसे बाह्य कोशिकाओं का एकल स्तर है जो परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। परिपक्व परागकोश की बाह्य त्वचीय कोशिकाएं स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित एवं चपटी होती है। यानी बाहर की तरफ कैसी होती है? रेखीय दिशा में, स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित और चपटी होती है, जिसको क्या कहते हैं? बाह्य त्वचीय कोशिकाएं कहते हैं। ओके, सेकंड परत पे आ जाते हैं अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम यह बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे कोशिकाओं का भी एकल स्तर, यानी ये भी कैसा था? ये भी एकल स्तर था। ठीक है, और ये भी कैसा? एकल स्तर है, जिसमें कोशिकाएं मोटी एवं त्रिज्यक दीर्घित होती है। इन कोशिकाओं की आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज के जम जाने से रेशेदार पट्टियां बन जाती है और ये यू आकार की होती है। वापस सुनना, स्पर्श रेखीय भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज के जम जाने से रेशेदार पट्टियां बन जाती है जो यू आकार की होती है। और ये करती क्या है? जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा तो परागकणों को बिखेरने का, यानी उसको तोड़ने का, तो ये क्या कर रहा है? ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। तो हम इसमें स्फुटन भी अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार से स्फुटन होता है, उसमें अंतःस्थिशियम क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट डायग्राम जो अपन ने ये देख लिया। ठीक है, ओके, इस डायग्राम के आगे पहुंचते हैं। मध्य परतें तो देख लो वापस, सबसे पहले बाह्य परत पूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद में अपन ने कर लिया अंतःस्थिशियम, उसके बाद में आती 1 2 3, ये कौन सी है? मध्य परतें। ओके, अंतःस्थिशियम के अंदर की तरफ कोशिकाओं की 1 से 3 परतें मध्य स्तर का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त तो अल्पकालिक होती है। तो महत्वपूर्ण कार्य इसका नहीं है, ध्यान रखना कि ये क्या करती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मोटी 3 स्तरीय परत बनाती है, जो क्या करती है? एक पतली भित्ति युक्त अल्पकालिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। ओके, अब आ जाते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट परत, जिसका नाम क्या है? पोषुतक। क्या नाम है? पोषुतक। देख लेते हैं अपन इस डायग्राम में, हमने इसको अलग कलर से जो बताया, इसका नाम क्या है? टेपिटम। टेपिटम का नाम क्या होता है? पोषुतक। तो ये मध्य परत के बाद में ये जो परत है, इस परत का नाम क्या है? टेपिटम या पोषुतक है। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देना इसमें। इसका पहला पॉइंट बनाया अपन ने, यह परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट स्तर है एवं लघु बीजाणु उत्तक के चारों ओर एकल स्तर के रूप में पाया जाता है। किसके चारों ओर? लघु बीजाणु उत्तक के चारों तरफ। तो स्पष्ट रूप से पता लग रहा है अपन को कि लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम नाम से पता लग रहा है पोषुतक का होता है या टेपिटम का होता है। तो लघु बीजाणु की चतुष्क अवस्था में यह स्तर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो लघु बीजाणु जब तक चतुष्क, हम पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु चतुष्क में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, तब तक ये क्या हो जाती है? पूर्ण विकसित हो जाती है। टेपिटम कोशिकाओं का कोशिका द्रव कैसा होता है? सघन होता है, केंद्रक एकदम स्पष्ट होता है। परिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं प्राय बहुकेंद्रिक की और बहुगुणित हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन देख लो, हम इसमें देख सकते हैं इसका जो केंद्रक है ना, लाल रंग का जो बताया अपने, स्पष्ट रूप से क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि केंद्रक वो होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला होता है, और कभी कभी बहुकेंद्रिक की और बहुगुणित भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अपन को, आवर्तबीजी पादपों में कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर टेपिटम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, इनमें से एक तो है अमीबीय और दूसरी कौन सी है? स्रावी। स्रावी का दूसरा नाम होता है ग्रंथिल। तो आप सुन लेना, आवर्तबीजी पादपों में कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर टेपिटम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी? अमीबीय, दूसरी कौन सी? स्रावी या ग्रंथिल होती है। टेपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं प्रोयूबिस्काय पाई जाती है।
कौन सी प्रकृति की? वसीय प्रकृति की, जो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के जमने से युबिस्काई में परिवर्तित हो जाती है और परागकणों की बाह्य चोल का निर्माण करती है। अब बात सुनना कि परागकण यानी लघु बीजाणु जो बनेगा, परागकण का ही नाम लघु बीजाणु होगा, लघु बीजाणु जो बनेगा उसके ऊपर एक परत का निर्माण होगा। किसका? परत का निर्माण होगा। अब सुनना कि वसीय प्रकृति की टेपिटम होने के कारण क्या होता है? प्रोयूबिस्काई यूबिस्काई में परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण परिवर्तित होता है? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के जमने के कारण। और ये सुनना कि स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? ये परागकण यानी जो लघु बीजाणु है उसके ऊपर एक परत का निर्माण करता है जिसका नाम क्या होता है? बाह्य चोल होता है। हम इसके आगे डायग्राम में पढ़ेंगे कि पराग कोश के ऊपर दो प्रकार की परतें होती हैं, अंतःचोल और बाह्य चोल। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाह्य चोल किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन नामक एक जटिल कार्बनिक पदार्थ की बनी हुई होती है। ओके, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में स्रावी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। कौन से प्रकार की? स्रावी प्रकार की। किसमें? द्विबीजपत्री पादपों में। ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सभी आवर्त बीज पादप सिर्फ द्विबीजपत्री हो। देखिए, एक बीजपत्री भी आते हैं इसमें और अन्य पादप भी आते हैं। परागकणों के परिवर्तन में टेपिटम पोषण प्रदान करने का साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने में सहयोग प्रदान करती है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका? पोषण प्रदान करना होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य करती है। ओके, तो ये तो हो गई, अपन ने देख लिया कि इसकी जो भित्ति बनी हुई है यानी परागकोश भित्ति बनी हुई है वो 4 परतों की बनी हुई है। नाम देख लेते हैं वापस। सबसे पहले कौन सा था? बाह्य त्वचा, फिर कौन सा था? अंतस्थिशियम, तीसरा कौन सा था? मध्य परत, और फिर कौन सा था? टेपिटम। ओके, अब आता है बीजाणुजन कोशिकाएं। ये क्या करती है देख लेते हैं। हमने वैसे यहाँ पढ़ा था बीजाणुजन कोशिकाएं क्या करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है या बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देख लेते हैं, यह परागकोश भित्ति के अंदर स्थित होती है। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में आगे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जैसे 4 का नाम क्या होता है? चतुष्क। क्या कहेंगे इसको? चतुष्क कहेंगे। जो 4 एक साथ जुड़े रहते हैं इसलिए हम उसको कहते हैं चतुष्क या लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ओके, अब इसको हमने एक डायग्राम के द्वारा बताया कि किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन होता है। ध्यान देना, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को अपन चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। कैसे? देखना कि परागकोश की जो लघु बीजाणु धानी है यानी लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका के अंदर की जो परतें उसको क्या कहेंगे? लघु बीजाणु धानी कहेंगे। ओके, लघु बीजाणु धानी में क्या होती है? जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और ये द्विगुणित कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 समान द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जिसको क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसमें आपने नाम दिया था पीएमसी या एमएमसी। पीएमसी या एमएमसी। पीएमसी का नाम होता है पोलन मदर सेल, एमएमसी का नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, अब क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो मैंने लिखा है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। इसके द्वारा क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी 2n की जगह क्या हो गए? n हो गए। n यानी अगुणित कोशिका बन चुकी है। अब होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। इससे 2 और इससे 2 कुल कितने बन गए? 4। इस प्रकार एक चतुष्क का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर। अब क्या हुआ? ये बन गया लघु बीजाणु चतुष्क। लेकिन ध्यान रखना, ये अंदर की लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा बनने वाले लघु बीजाणु हैं जो क्या होते हैं? अगुणित लघु बीजाणु होते हैं। यानी अब ये इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी है और अब ये एक परागकण की भांति व्यवहार कर सकते हैं। तो अपने लिखा है इसके आगे कि परागकोश की लघु बीजाणु में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ओके, तो ये तो हो गया कि परागकोश किस प्रकार लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है और लघु बीजाणु किस रूप में होते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क रूप में होते हैं। ये आपस में जुड़ी हुई होते हैं। हमने क्या कर रखा है? इसको बहुत दूर दूर बताया, लेकिन ये सुनना कि लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? एक कैलोज भित्ति होती है जिसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसको हम पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, ध्यान रखना। देखो ये जो टॉपिक है यहाँ देखना कि लघु बीजाणु के मध्य कैलोज द्वारा निर्मित एक भित्ति होती है। इस भित्ति में कैलेज एंजाइम द्वारा विघटन हो जाने से लघु बीजाणु चतुष्क क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये बात समझना कि पहले ही किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कैलोज भित्ति के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं चतुष्क। क्या कहते हैं? चतुष्क। अब देखना
चतुष्क सामान्यतः निम्न 5 प्रकार के हो सकते हैं। आउटबीज पादपों कितने प्रकार के पाए सकते हैं? 5 प्रकार के पाए जा सकते हैं। इसमें पहला कौन सा बोला अपन ने? चतुष्फल की। अब हम ध्यान रखना, हम सिर्फ चतुष्क के आधार पर ये पता करना चाहते हैं कि कितने प्रकार से चतुष्क व्यवस्थित हो सकते हैं जो लघु बीजाणुओं के होते हैं। इनमें एक और से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। देख लो, हम इसको गिन सकते हैं, 1, 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं और एक इसके पीछे छुपा हुआ है और चौथा इन तीनों के पीछे की तरफ स्थित होता है। उदाहरण के तौर पर अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। अब आ जाते हैं समद्विपार्श्विक। इसमें चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित दिखाई देते हैं। तो गिन सकते हैं अपन 1, 2, 3, 4, चारों के चारों दिखाई दे रहे हैं और वो एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक बीजपत्री पौधे। ओके, अब आ जाते हैं इसका थर्ड पैटर्न, वो है क्रॉसित। क्या है? क्रॉसित। क्रॉसित पे देख लेते हैं। इनमें 2-2 लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण, सुनना कितने? 2-2। ठीक है, अब सुनना, जैसे ये है ना, ये अपन को नजर आ रहे हैं, इसमें ऊपर वाले युग्म के दोनों लघु बीजाणु एवं नीचे वाले युग्म का केवल एक लघु बीजाणु दिखाई देता है। सुनना, एक तो इसके पीछे हो गया, इसके पीछे जो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये दोनों नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं एक समकोण बना रहे हैं। तो ये सुनना कि ये जो समकोण बना रहे हैं वो तो दिखाई देते हैं और जो एक रह जाता है उसके पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। तो कुल दिखाई कितने देते हैं? इसमें भी 3। तो लेकिन ये चतुष्फल की टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? यहाँ पर एक समकोण बन रहा है, इसलिए अपन उसको नाम क्या दिया? क्रॉसित। ओके, उदाहरण के तौर पर मैग्नोलिया। मैग्नोलिया इसका एग्जाम्पल है। टी आकार देखना, 4th है ये। इसमें चतुष्क 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से तथा 2 लंबवत रूप से व्यवस्थित होते हैं। देख लो, 2 ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये और ये। तो ये तो हो गए अनुप्रस्थ और ये हो गए लंबवत। सुना, लंबवत कौन से हो गए? ये और ये हो गए कैसे? अनुप्रस्थ। तो इन दोनों को तो कहेंगे अनुप्रस्थ, इन दोनों को क्या कहेंगे? लंबवत। तो ये दोनों व्यवस्थित हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर एरिस्टोलोकिया, इसका एग्जाम्पल क्या है? एरिस्टोलोकिया। ओके, रेखिक क्रम में देखते हैं। सभी लघु बीजाणु रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, एक रेखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल हेलोफिला। क्या नाम है इसका? हेलोफिला। ओके, अब ये तो हो गया कि लघु बीजाणु धानी के अंदर चतुष्क कितने प्रकार से अलग अलग पौधों में जो है वो 4 प्रकार से रह सकते हैं, 5 प्रकार से रह सकते हैं। नाम गिनते हैं वापस। चतुष्फल की, दूसरा समद्विपार्श्विक, तीसरा क्रॉसित, चौथा जो है टी आकार और 5वां कौन सा है? रेखिक। ओके, और अब हमने बोला कि अब ये जैसे ये दिखाई दे रहे हैं कि इसकी भित्ति आपस में किससे जुड़ी हुई है? एक कैलोज नामक भित्ति जुड़ी हुई है। फिर क्या होता है? इसमें कैलेज एंजाइम के द्वारा ये भित्ति इस भित्ति से अलग हो जाते हैं और चारों ये अलग हो जाते हैं। चारों इस प्रकार से अलग हो जाएंगे। ये अलग होने के पश्चात ये कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। जैसे अपन देखो, यहाँ गोलाकार नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कैसे आज नजर आ रहे हैं? गोलाकार नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा अपने लघु बीजाणु चतुष्क से निर्मित हो जाते हैं। इनका आकार कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। इस अवस्था में हम इसको क्या कहते हैं? परागकण कहलाते हैं। तो ये हो गया कि परागकोश भित्ति के अंदर किस प्रकार से परागकणों का निर्माण होता है। अब क्या होता है? कुछ पौधों में एक परागपिंड या पोलोनियम पाया जाता है। सुनना, इसका नाम क्या है? परागपिंड है या पोलिनियम है। इसमें कैसे? देखो, हम देख रहे हैं कि एक बीच में से 2 परागपिंड नजर आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको कहेंगे परागपाली। क्या कहेंगे? परागपाली। ओके, इस परागपाली के अंदर ये बन गए क्या? परागपिंड। 2 परागपाली नजर आ रही है अपन को। देखना, कुछ पादपों में परागकण परस्पर मिलकर एक विशिष्ट रचना परागपिंड या पोलिनियम का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर आक हमारे राजस्थान में सामान्य रूप से उगता है ये, और कुछ ऑर्किड्स। ये तो एग्जांपल लिया अपन ने किसका? पोलिनियम या परागपिंड का। एग्जांपल याद रखना, उसका एग्जांपल क्या है? आक या ऑर्किड है। ओके, ड्रोसेरा और टाइफा आदि में परागकण क्या बनते हैं? चतुष्क मिलकर के संलग्न हो जाते हैं और संयुक्त परागकणों का निर्माण करते हैं। लेकिन किस किस में? ड्रोसेरा और टाइफा नामक पादप के अंदर। यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो, ठीक है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं बहुबीजाणुता। तो अपने ये 3 प्रकार के कुछ ऐसे एक्सेप्शन है परागकणों के या अपवाद वो अपन ने देख लिए, या कुछ विशिष्ट रचना जो अपन ने पाई जाती है वो देख ली। ओके, तो ये तो हो गया आपका लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है और चतुष्क कितने टाइप के होते हैं और परागपिंड या पोलोनियम क्या होता है। नेक्स्ट अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।